व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो लेके आए आप लोग के लिए, जिसका टाइटल है रकस इन फ्रांस, विल फ्रांस सी राइज ऑफ फेसिज्म। और थंबनेल में लिखा हुआ है फ्रांस में बवाल, यह तो एक शुरुआत है, बदल जाएगी यूरोप की तस्वीर। तो भाई अभी तो हाल आपको पता ही क्या चल रहा है, बहुत ही मतलब वहाँ पर राइट्स हो रहे हैं। तो क्या अपडेट है देखते हैं, और सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वीडियो सर के नज़रिए से देखने में ना बहुत चीज़ें और पता लग जाती हैं। और एक चीज़ आपने भी देखी होगी, सर हमेशा प्रिडिक्ट कर देते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वही वाली बात है, एनालिसिस बहुत अच्छा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। क्वीन थी उनकी कि इसको इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्वीन एलिजाबेथ को, और बकिंगहम पैलेस को उसको मस्जिद बना देना चाहिए। अच्छा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हाया सोफिया को टर्की में हाया सोफिया, उसको यार वो चर्च था, उसको मस्जिद बना दिया यार। सब तालियां फिट रहा हो, वेरी गुड यार। एर्दोगान एक्सट्रीम फासिस्ट व्यू वाले हैं जो हिटलर को अपना लीडर मानते हैं, उन लोगों का दोबारा जन्म होगा अगले इलेक्शन। इतना बड़ा पनौती है कि जब से वो वापस आया तब से वहां पे आग ही लग रही। खैर एनीवे, फॉरगेट अबाउट दैट। अब चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, फ्रांस में जो हो रहा है उसके मैंने कल वीडियो बनाया था, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे। मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो लड़का नाहेल जिसको मारा था गोली, जिसके बाद ये सब बवाल वहाँ पे शुरू हो गया, उसने एक बात बोली है, दादी जी अब जागी हैं, दादी या नानी जो भी है, ये जब अब जागी है ये इतने दिनों के बाद, जबकि पूरे फ्रांस में आग लग चुकी है। अब वो दादी कह रही है कि यार देखो, वी डोंट वांट देम टू डिस्ट्रॉय शॉप्स, बसेस एंड स्कूल्स। नाडिया है उसका नाम। अब नाडिया जी ये कह रही हैं कि साहब हम नहीं चाहते कि वो स्कूल, बसें और बिल्डिंग ये सब जो फूक रहे हैं ये सब करें। फिर कहती हैं कि दे आर यूजिंग नाहेल एज एन एक्सक्यूज। नाहेल तो सिर्फ एक बहाना है, और जो मेरी बेटी है वो बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उसका बेटा खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब नाहेल की ये नानी है ये, ठीक है। सदर्न पेरिस का एक सबब है, वहां पे जो मेयर है, मेयर के घर के अंदर इन्होंने रॉकेट फायर कर दिए और इन्होंने उसका घर जलाया, घर जलाने की कोशिश करी, आग भी लगा दी उसमें। और उसके जो बीवी बच्चे भाग रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर भी रॉकेट, अब ये पता नहीं कौन से रॉकेट थे ये लोग चला रहे थे। देखो यार, मैं 2-3 आपको बातें बताता हूँ उसमें ना, फिर मैं आगे आपको बात समझाऊंगा। देखो दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि एक तो नानी जी जो है ना नाहेल की, ये बहुत देर से जागी हैं। कब से आग लगी हुई है, 2-3 हज़ार गाड़ियाँ जला दी, कितने सौ उनके स्कूल की बिल्डिंगें और पब्लिक बिल्डिंग्स इन्होंने जला दी, इन्होंने बिल्कुल। और ये कह रही हैं कि नाहेल एक्सक्यूज था। नाहेल जो था, जो मेरा नाती मारा गया, वो एक बहाना तो हमें पता ही है। नानी जी आप क्या कौन सी स्टोरी सुना रही हो, हमें नहीं पता बहाना है। भाई ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं, ये कुछ कंट्रीज से, सोमालिया वोमालिया ये सब जो भी हैं, यमन शमन से आए हैं, ये तो उचक्के टाइप के लोग हैं। ये तो फ्रांस की बेवकूफ़ी थी जिसका फ्रांस जो है अब खामियाजा भुगत रहा है। और भारत के भी लेफ्ट जो लिबरल हैं वो क्या स्टोरी सुना रहे हैं आपको पता है कि नहीं, इनके साथ कुछ न कुछ अत्याचार हुआ है, इसलिए सब कर रहे हैं, इनके साथ बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ इनके साथ यार, क्या बुरा हुआ है इनके साथ बताओ। एक देश तुम्हें जगह दे रहा है रहने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जो लेफ्ट है ना, इनका एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग गठजोड़। भारत में आपको नहीं दिखता ये, आप हर टीवी डिबेट में देखिए, एक रेडिकल इस्लामिस्ट बैठा है, उसको सपोर्टिंग फायर देने के लिए एक कम्युनिस्ट बैठा रहता है वहाँ पे, वो झोला वोला पहन के, खादी का कुर्ता पहन के अपने आप को, और वो खादी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में यूज करा गया था, उसी का फायदा उठाएगा। ये ऑप्टिक्स है ना, ये तरीका है, ये तरीका है आपको, क्योंकि खादी से एक विशेष लगाव है भारतीयों को। खादी वॉज द सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल भारत में, जो खादी था। तो लोग बड़ी शान से, बड़े शौक से पहनते हैं। तो वो दे हैव सॉर्ट ऑफ टेकन दैट सिंबल, और वो हर समय आप देखेंगे खादी वादी पहन के कोई कम्युनिस्ट वहाँ पे होगा और वो ज्ञान बांट रहा होगा और रेडिकल इस्लामिस्ट को सपोर्ट कर रहा होगा। भारत में होता है, ये बाहर भी होता है, ये हर जगह होता है। जहाँ पे आग लगी दुनिया में, आप वहाँ पे कम्युनिस्ट को देखोगे, आप वामपंथी को देखोगे। जहाँ पे बुरी आग लगी है, जहाँ पे कुछ ना कुछ खुजली होती है ना, जैसे सिविल वॉर टाइप की चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि गृह युद्ध अगर हम बोल रहे हैं, तो गृह युद्ध टाइप की अगर कोई स्थिति हो गई या बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गए, वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 2 देशों की जंग हो गई तो उसमें कम्युनिस्ट इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके का मामला हो गया, आप कम्युनिस्ट का हाथ दिखेगा वहाँ पे,
आप शाहीन बाग में देख लीजिए, आपको कम्युनिस्ट दिखेंगे। आप फार्मर प्रोटेस्ट में देख लीजिए, आपको वहां पे भी कम्युनिस्ट आगे बैठे, वही चेहरे, सेम चेहरे, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। इनका काम ही, मैं इनसे कहता हूं तुम लोग खाना तुम खाते हो, पैसे कहां से आते हैं? तुम जो गाड़ियों में चलते हो, पैसे कहां से आते हैं? क्योंकि जॉब तो तुम कोई करते नहीं हो, काम तो तुम करते नहीं हो, तुम लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हो। जहां पे कुछ होगा वहां पे पहुंच जाएंगे कि इनको आगे कर दो। जहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी वहां पे दे विल स्टैंड विथ यू एंड दे विल से कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कुछ प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो लोग हैं जिन्होंने फ्रांस में आग लगाई है, मैं फ्रांस की गवर्नमेंट को एक बात कहना चाहता हूं। आपने फ्रांस के लोगों को निहत्था छोड़ दिया, ठीक है? आपने फ्रांस के लोगों को इतना निहत्था छोड़ दिया कि वो अपनी रखवाली करने के लिए उनके पास हथियार नहीं है। इसी चीज़ की मैं अमेरिका में रिस्पेक्ट करता हूं। दसियों प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ को लेकर जो मैं बताने वाला हूं आपको। दसियों प्रॉब्लम है अमेरिका में, शूटिंग्स हैं, किलिंग्स हैं, स्कूल में ये सब, ये बकवास होती रहती है अमेरिका में। लेकिन इस चीज़ को मैं ना अब समझ में आया मुझे इसका कि वाइट है। और अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे या उनके बाद जो लोगों ने अमेंडमेंट करी, फाउंडिंग फादर्स ने एक बनाया एक आइडिया कि देयर विल बी अ मिलिशिया। आप पढ़िए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ने की चीज़ है यार। यू रीड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल रियलाइज कि वो कितने दूरंदेश जो होते हैं ना लोग, उन्होंने आज से 250, 300, 350 साल पहले वो चीज़ सोची थी। आप सोचिए क्या दिमाग उन्होंने लगाया होगा। जो सेकेंड अमेंडमेंट है ना अमेरिका में, वो कहती है कि हर एक अमेरिकन का हक है कि वो हथियार कैरी करे। हर एक अमेरिकन का हक है। यहाँ पे अगर फ्रेंच वाले लोगों के घरों में हथियार होते ना, सेकेंड अमेंडमेंट होती है और सबके पास हथियार होते, फिर देखते लोग क्या करते। अगर वो पत्थर फेंकते तो यहाँ से गोली का जवाब आता। पर ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। और मैं आपको बता दूं, वो मुझे किसी ने भेज दिया, किसी भले मानुस ने। मेरा जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल मैं लिंक में आपको डालता हूँ। जो आर्टिकल मैं बोल नहीं रहा था आपको कल, मैंने संडे गार्डियन के लिए लिखा था, फिर संडे गार्डियन ने निकाल दिया उसको वहाँ से, दे रिमूव दैट दिस थिंग। वो आर्टिकल मिल गया है कहीं पे, तो वो मैं लिंक में डाल रहा हूँ। आप देखिए उसको ध्यान से, उस आर्टिकल को पढ़िए। आई वुड रिक्वेस्ट द एडिटर कि एडिटर उसको लिंक में डालें। भाई साहब, ऐसा गदर मचा रखा है पूरे यूरोप में, बिल्कुल कि आप समझ लो कि आग लगा रखी है यूरोप में। एरियाज ऐसे बना रखे हैं, शरिया जोन्स हैं, नो गो जोन्स हैं। एक अंजुम चौधरी करके यूके का प्रीचर है, वो पता है क्या बोलता है? आपको विश्वास नहीं होगा। वो कहता है कि रानी, उसने तब बोला था एलिजाबेथ जब जिंदा थी, जो क्वीन थी उनकी, कि इसको इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्वीन एलिजाबेथ को, और बकिंगहम पैलेस को, जहाँ पे अभी किंग चार्ल्स रहता है, जो पहले प्रिंस चार्ल्स था, अभी किंग हो गया, वो जहाँ पे रहता है, उसको मस्जिद बना देना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कह सकते हैं भाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका हक है। तो ये जिस मुल्क से आते हैं जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा छोड़ कर आते हैं, फिर एक अच्छी जिंदगी के लिए जिस मुल्क में आते हैं, उसको भी कूड़ा कबाड़ा कर देते हैं अंजुम चौधरी जैसे लोग, ठीक है। और मैं इंडियंस और पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं ना, मैंने उनसे बात करी, जो नॉर्मल लोग हैं, ढंग के लोग हैं, वो खुद इनसे परेशान है। मेरे तो इतने दोस्त हैं यूके में, एंड जनरली क्या होता है यूके में कि वन फाइंड्स ऑल शेड्स ऑफ पीपल इन द यूके। आपको एक ही किस्म के ना लोग नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा के, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। और पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ यूरोपियंस को, जो आप इतना गर्व करते हैं ना, हमारी बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी है, बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी है, और बड़ा ये हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी, हम तो कुछ भी कह लो, कुछ भी। देखो आप ना, सुनो, एक बात हर समय ध्यान रखना, डेमोक्रेसी एक ऐसा गेम है जिसके कुछ रूल हैं, जिसके कुछ नियम हैं, और जब सभी लोग उन नियमों को मानेंगे ना, तब जाके डेमोक्रेसी फलेगी फूलेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ लोग माने ही ना, कि बॉस हम तो उसके नियम मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी। भाड़ में जाओ तुम वाले, कल मरते हो आज मरो, आज मरते हो अभी मरो, हम इसके रूल नहीं मानते, फिर डेमोक्रेसी काम नहीं करती। डेमोक्रेसी तब होती है जब मैं बोलूँ कि ठीक है साहब, आप एक बात बोलेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा, फिर मैं आपकी बात बोलूँ, आप सुनेंगे। दैट इज डेमोक्रेसी। और वो नहीं बन पा रहा वहाँ पे यूरोप में। यूरोप अपने आप को कितना भी बोल ले, अभी 10% उनकी पॉपुलेशन है फ्रांस की। कोई बता रहा था आंकड़े मुझे, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ करेक्ट, कोई कह रहा था 10% भाई साहब वहाँ पे लोग हैं जो ऐसे रेफ्यूजीज बाहर से आए, जिसमें से काफ़ी इलीगल हैं, और ये करते हैं यार। अब ये जो नाडिया जो है, उसकी नानी नाहल की, वो कह रही है कि रोको रोको। नानी जी, आपका पहले मुंह से कुछ नहीं निकला, रोको रोको, तब आप भी मजे ले रहे थे, हैं जी। इन्होंने पूरा लूट लिया फ्रांस को। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी खतरनाक ताकत है यूरोप की। मैं 1 मिनट लेके आपको बता दूं, फिर दोस्तों नेक्स्ट उसमें जाता हूँ। इतनी खतरनाक ताकतें हैं, इतनी खतरनाक ताकतें यूरोप की। यूरोपियन जो वोक टाइप के दिखते हैं, लिबरल टाइप के, ये ऐसे थे ना 80 साल पहले। हिटलर कहाँ से निकला था?
कहां से निकला था एडोल्फ हिटलर? सोचिए जरा, मसलूनी कहां से निकला था? ये तो खून खराबे वाले लोग हैं, ये खून खराबे वाले लोग हैं। अब ये सॉफ्ट हो गए थोड़ा सा, अब ये हो गए सॉफ्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको बड़ा ये दुनिया में ना एक अजीब सी चीज चल रही है, जो पुरानी चीजें वापस आ रही हैं। अब जो उनका फार राइट है ना यूरोप का, जिसको हम लोग कहते हैं कि सीधे बाजू की जमातें जो होती हैं, राइट विंग, वो राइट विंग तो ठीक है, लेफ्ट विंग भी ठीक है, राइट विंग भी ठीक है, होता है पॉलिटिक्स में। एक एक्सट्रीम फाशिस्ट व्यू वाले हैं जो हिटलर को अपना लीडर मानते हैं। उन लोगों का दोबारा जन्म होगा अगले इलेक्शन में। उसका कारण है, जब आपने किसी बंदे की गाड़ी जला दी, उसका स्कूल जला दिया, उसके बच्चे का, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसका घर लूट लिया, आपने रेप, आर्सन, जो भी करना था आपने करा, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि नादिर शाह आता था वैसे आपने करा, राइट? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो आदमी किससे उम्मीद लगाएगा? वो क्या डेमोक्रेसी से उम्मीद लगाएगा? नहीं लगाएगा भाई। वो डेमोक्रेसी से उम्मीद नहीं लगा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी ने उसको निराश करा है। ये सच्चाइयां हैं ह्यूमन बिहेवियर की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंसान के जो बीवी बच्चे, माँ बाप, संपत्ति को जो सुरक्षित रखे, वो उस पर विश्वास करता है। सबसे पहले सेफ्टी आती है इंसान की। ठीक है, अब आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को हथियार उठाने के लिए। आप मजबूर कर रहे हैं कि फाशिस्ट पार्टीज जो हिटलर को अपना बाप मानती हैं, आप उनको पावर में बैठाएं। वहां पे जापान में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जापान में दोस्तों फिर से जापान मिलिटराइज हो रहा है। क्यों? चुपचाप बैठे थे जापानी, अपना काम कर रहे थे, वहां पे चीनियों ने लगातार दर लगातार हमला करने की कोशिश की। चीन बार-बार अभी की बात कर रहा हूं, कभी जापान के ऊपर अपने हवाई जहाज। जापान ने कई साल पहले, ठीक है, चीन का घुटने तोड़ दिए थे। ये जापानी इतने खतरनाक हैं, ये अभी पीसफुल हो गए हैं। जब से इनके एटम बम गिरे हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद ये चुप हो गए इतने सालों से। अब फिर वो जापान जाग रहा है, वहां पे फिर वो जर्मनी जाग रहा है। मैं जापान के आपको एक दो बातें बताता हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये है क्या चक्कर, और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैं आज बोल रहा हूं, आप मान के चलिए, वीडियो आप संभाल के रखिए। कौन सी शक्तियों को, वो कहते हैं ना कि एक पहाड़ था, वो कहानी आपने सुनी होगी, पहाड़ था, उसके पीछे राक्षस था, और वो पहाड़ गया, उसने एक दरवाजा खोला, राक्षस निकल गया, फिर पूरे गांव को, शहर को बर्बाद करने लगा। ये वो राक्षस को छुड़ाने का काम कर रहे हैं बाहर वाली शक्तियां। ये जो मोरक्को के और सीरिया के, जो फ्रांस में कर रहे हैं ना, और जो इंग्लैंड में कर रहे हैं, बेल्जियम में कर रहे हैं, ये वही शक्तियों को दोबारा, जो पत्थर के नीचे दबी हुई थी, और 80 साल से वो शक्तियां सो रही हैं। 80 साल कह रहा हूं आपसे, आप नोट कर लीजिए 80 साल पहले क्या हुआ था। वो जो 80 साल से वो शक्तियां सो रही हैं ना, ठीक है, 78 ईयर्स, 80 साल, 78 to 80 ईयर्स के वो शक्तियां सो, उन शक्तियों को दोबारा जगाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये इनको पता ही नहीं है कि क्या है यूरोप यार। ये तो हिप्पी विप्पी आपने देखे, बड़े बाल वाले म्यूजिक, भाई साहब ये असल में यूरोप नहीं है। जितना वायलेंस यूरोप ने देखा है, किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं देखा। इन लोगों ने तो लाखों लोग, दसियों लाखों लोग ऐसे काट काट के बिछा दिए थे, आपस में ही लड़ मर के, और दोनों क्रिश्चियंस। ऐसा भी नहीं कि कोई धर्म युद्ध हुआ है, कोई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में, ना, आपस में ही काट। ये तो इतने वायलेंट लोग हैं यूरोपियन यार, इसका हिसाब ही नहीं है, इतने वायलेंट लोग हैं। मैं आपको जापान के बारे में बता रहा था, मैं आपको दो बातें बताता हूं दोस्तों जापान के बारे में, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि है क्या असली बात। आपने मित्सुबिशी का नाम सुना है? मित्सुबिशी जिसकी गाड़ियां हैं, पजेरो नहीं आती, इसकी मित्सुबिशी गाड़ियां बनाती, कई सारी चीजें, हेवी इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी XYZ 50 चीजें बनाती है, माइक्रोवेव ओवन भी बनाती है भाई साहब मित्सुबिशी। वो मित्सुबिशी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, तब एक फाइटर प्लेन बनाती थी, जीरो नाम था उसका, ZERO, जो कि सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन था उस जमाने में। अमेरिकन के पास वैसा कुछ नहीं था, ब्रिटिश के पास वैसा कुछ नहीं था, सबसे खतरनाक। ये जंग के सामान बनाते थे। और जीरोस की क्या कहानी है? जीरोस की ये कहानी है कि अमेरिकन शिप्स को, जो अमेरिकन जहाज थे, अगर अमेरिकन जहाज ने जीरो पे मारा, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, जीरो पे मारा और जीरो जल गया, तो जीरो के सामने जो नोज थी ना, उसमें बारूद रहता था। ये पायलट जो थे वो सुसाइड अटैक करते थे, जापानीज पायलट्स। मित्सुबिशी का बनाया हुआ प्लेन है, जिस मित्सुबिशी के आप लोग वॉशिंग मशीन और ये सब माइक्रोवेव खरीदते हो ना, वही मित्सुबिशी। इसने जीरो फाइटर्स बनाए थे जिसके आगे बारूद लगा रहता था, और वो लोग आके सुसाइड अटैक करते थे। धड़ाम से बिल्कुल जहाज में गिरे और अमेरिकन जहाज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये था जापान का इतिहास, ठीक है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जापान के बारे में। दोस्तों गाड़ी आती है सुबारू, बड़ी फेमस है गाड़ी सुबारू। सुबारू हम गाड़ियां चलाते हैं। एक ज़माने में सुबारू, उस कंपनी का नाम था नाकाजिमा एयरक्राफ्ट कंपनी।
और नाकाजिमा एयरक्राफ्ट कंपनी, भाई लोग आपको पता क्या करती थी? वो स्पेशली सुसाइड प्लेन्स बनाती थी जिसमें जापानीज पायलट अमेरिकन बेसिस में, जहां पे अमेरिका के मिलिट्री बेस होते थे, अमेरिकन शिप्स पे, खासतौर से पैसिफिक एरिया में, उसके शिप्स में आके सुसाइड कमिट करते थे। और इसको कहते थे कामेकाजी। कामेकाजी का ओरिजिनल मीनिंग है दोस्तों डिवाइन विंड। डिवाइन विंड एक हवा चलती है, डिवाइन है, जो जिसमें दैविक शक्ति है उसमें। और ये पहले जाती है, जब मंगोल जापान के ऊपर हमला कर रहे थे तो कहते हैं कि ऐसी आंधियां आई, ऐसा तूफान चला कि पूरा मंगोलों का जो फ्लीट था जहाज़ों का, वो सब का सब डूब गया वहाँ पे और टूट गया, तहस नहस हो गया। तो उसको बड़ा वर्शिप करते थे जापानीज़। तो जापानीज़ ने बोला कि साहब ये डिवाइन विंड है, ये डिवाइन विंड है, भगवान की ये विंड है ये। तो वो कामेकाजी का मतलब एक्चुअली डिवाइन विंड। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वही कामेकाजी का मतलब क्या हो गया? जो सुसाइड अटैक। ये सब ये जापान में हुआ था पहले। अब जापानी शांतिप्रिय हो गए हैं, लेकिन वो राक्षस जो है ना, वो जो शैतानी ताकतें हैं, वो अभी भी दबी पड़ी हैं वहाँ पे। उनको दबा रहने दो। मैं चीन को भी बोल रहा हूँ, वो कहते हैं उनको ना कि दबा अगर रहने वो दो, ये अपने निकलेगी पास्ट से बहुत दोबारा तहस नहस जाते होगी। हैं। फिर चीन ना चाऊ चाऊ करके भागेगी। इनको पता नहीं लगेगा कहाँ से क्या गया, क्योंकि और ये जो जर्मनी में सबसे इतिहास का सबसे गंदा, सबसे गलीज, सबसे बुरा आदमी यूरोप में पैदा हुआ था, एडोल्फ हिटलर। सबसे गंदा। और वही शक्तियों को ये लोग फिर ये सब बकवास जो कर रहे हैं ना, ये लोग, ये जो रेफ्यूजीज हैं वहाँ पे जो आए हैं, और कुछ तो वहीं पे पैदा हुए हैं, फिर अपने देश में आग लगा रहे हैं। ठीक है, ये लोग वही काम कर रहे हैं। आप वही फाशिस्ट फोर्सेस को हवा दे रहे हो जो वहाँ पे बनेंगी, उनका प्रधानमंत्री बनेगा, फिर वो एक एक करके निपटाएगा तुम्हें, तब तुम्हें पता लगेगा। दिस इज सिंपली व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, पढ़िएगा जाके। यही चीज़ हुई थी। मत करो, यूरोप को धक्का मत दो, जापान को धक्का मत दो। यही मैं छोटी सी बात कहूँ। अच्छा, पता क्या, एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस कंट्री में आप जाके रहे, जहाँ का लाइफस्टाइल आप अडेप्ट करना चाहते थे, जहाँ पे जाके आप कमाना चाहते थे, वहां पर आप गए। अगर कंट्री ने आपको रखा भी तो है नहीं, कितने। अब मेरे को पता क्या, इसका सबसे बड़ा तो एक, कुछ भी हो आगे जाके, कैसे भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए इनके, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कानून जरूर आ जाएगा कि भैया इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इन जो इस कंट्री के जो लोग आइडेंटिफाई होंगे ना, उन कंट्रीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पर पासपोर्ट लेना या फिर वहां का रेजिडेंस लेना, या वहां का वीजा भी लगा के जाना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्क्रूटनी बहुत होएगी इनकी। अपनी कंट्री, अपना बेस छोड़ के तुम किसी और उसमें जा रहे हो, कुछ अच्छा लगा होगा तभी, और वहां भी तुम वही गंदगी कर रहे हो। प्रोटेस्ट का एक प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है। यहाँ पर अगर किसी की जान गई है तो उसके लिए आप इतना एक्सट्रीम हो रहे हो कि मतलब मेयर के घर में घुस रहे हो, घर में रॉकेट चला रहे हो, बच्चों के ऊपर रॉकेट जला रहे हो, लाइब्रेरी फूक दी। पे प्रोटेस्ट करने का हमेशा का एक तरीका होता है, और भीड़ में मत चलो। और कई बार क्या होता है, जब भीड़ चलती है ना, उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पूरी भीड़ लपेटे में आ जाती है फिर। और यहाँ पर भी, यहाँ तो मुझे लग रहा है पूरी भीड़ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसको ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। तो बिल्कुल ही जो आ रहे हैं, जो कंट्री के हैं, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनका मतलब इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है इनकी कि मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पर हो गया। वैसे तो बहुत डेवलप्ड चलते हैं कंट्रीज। ये बहुत शॉकिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हार्ड स्टेप आने वाले हैं आगे जाके। और काफी लोगों की कंट्रीज की एंट्री बैन तो नहीं, लेकिन बहुत वो हो जाएगा, स्क्रूटनी बहुत होगी इनकी। और बताया ना कि वो जैसे जापान है शांत बैठे, चाइना उंगली कर रहा है, वो किसी को भी आप ऐसे पोक करोगे तो भैया वो उस रूप में आ जाएगा कि भैया फिर देख लेना। वो देखा है ना आज के टाइम पे यूएस से कितनी स्क्रूटनी करता है, कितने बड़ा सेलिब्रिटी हो भैया, एयरपोर्ट पे आपके उतरेंगे कपड़े तो उतरेंगे। वही चीज है, क्योंकि देश अपनी सिक्योरिटी के साथ मजाक नहीं करता। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाग गया, अब फ्रांस भी जग गया और इसने कह दिया कि बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, जब तक हम पीस में। क्योंकि यूरोप में हमने देखा है कि बहुत ही लोगों का वहाँ का व्यवहार जो है ना, थोड़ी डेमोक्रेसी बहुत ही लीनियंट सा है, लीनियंट टाइप। लेकिन इस तरह की अगर हरकतें होंगी ना भैया, पहली बात तो दूसरे देश में जाके आप नहीं कर सकते। मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि दूसरे लोगों ने उस देश में इस तरीके से कर दी, ना तो कोई टेररिस्ट अटैक है ना कुछ है, इस तरीके से वो कर गए। और मतलब इतना लंबा खिंच गया। अमेरिका में कोई कर दे भाई, रातों रात गायब कर देते हैं, समझ रही है। अगर ऐसे अगर कोई उस चीज़ की पता ना क्या है भैया, गजब ही चल रहा है ये। लेकिन मैं फिर भी वो कहूँगा कि सजा मिलनी चाहिए जिसने जो गोली मारी है, जिस तरीके से हुआ। लेकिन आप इस तरीके से अनजान लोगों को हर्ट कर रहे हो, जो भी जिस कंट्री में आप गए हो, ये थोड़ा सा शॉकिंग तो नहीं है यार, हर जगह होता है, लेकिन ये एक्सट्रीम जा रहा है। हाँ। और इसका पता है क्या होगा साइड इफेक्ट, इसका जो वो आने वाला है ना, इसका निकल के इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो यही होंगे कि भैया जो बहुत सारे कंट्रीज के लोग जो वहाँ सिर्फ काम करने या रहने या एक अच्छे लाइफस्टाइल वर्क के लिए जाते हैं ना, उनके लिए डिफिकल्टी पैदा कर देंगे ये लोग इस तरीके से करके।
आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों, जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक वीडियो के साथ। बाय, Bye, टेक take केयर। care.